हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हाई कोर्ट के बारे में, जिसके दो पार्ट थे। एक पार्ट हम लोगों ने उसके पहले देखा था और कल के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 के बारे में बात की थी। तो इस तरह से हमारा जो न्यायपालिका था उसका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पूरी तरह से कवर हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं लोअर कोर्ट। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो कल वाला हाई कोर्ट का, उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, चीजें बहुत जल्दी क्लियर होंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका अनुच्छेद है 233 से 237 अनुच्छेद। ठीक, आइए इसी पर हम लोग बात करेंगे। और इसे भी एक भाग में रखा गया है, जो इसका भाग है भाग 6 के तहत ही आता है। ये भी सॉरी भाग 6 के तहत आता है। ठीक, देखिए अधीनस्थ न्यायालय यह ऐसे न्यायालय होते हैं जो क्या होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं। इन पर क्या होता है, हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। और इनमें जो जजों की नियुक्ति होती है, उनकी पदोन्नति होती है, सारी चीजें कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किससे, हाई कोर्ट से परामर्श लेके करता है। तो यही चीज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे आप लोग की आप लोगों को लोक अदालत मिलेगा, लोक अदालत के बाद स्थायी अदालत मिलेगी, फिर परिवार न्यायालय मिलेगा आपको, उसके बाद ग्राम अदालत मिलेगी। तो 3-4 अदालत हैं अधीनस्थ न्यायालय के तहत, सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे कि जिला जज की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक, वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। देखिए अधीनस्थ न्यायालय का मतलब ही है, यह एक जिला न्यायालय होता है। इसके तहत क्या होता है, एक जिले का पूरा न्यायिक कार्यभार किया जाता है। तो इसमें जो जज होता है उसे जिला जज बोला जाता है। ठीक, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए आप लोग। और जिला जज की जो नियुक्ति होती है, जिला न्यायाधीश की, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल हाई कोर्ट की परामर्श पर, हाई कोर्ट की परामर्श पर राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन इस पर निर्धारित किया जा सकता है, किसे जिला न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सबसे पॉइंट आता है पहला, जो सब जगह मिलता है आप लोगों को, कि वह सरकारी नौकरी पर ना हो। मतलब लाभ के पद पर ना हो। ठीक, कि वह सरकारी नौकरी न कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब वह न करता हो। गवर्नमेंट जॉब का मतलब है वह लाभ के पद पर हो गया, और गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वह लाभ के पद पर नहीं है। और इसकी विशेषता है कि अगर वह लाभ के पद पर है तो उसे नहीं बनाया जा सकता न्यायाधीश। अब बात आती है क्या इसकी योग्यता में। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे कम से कम 7 वर्ष तक क्या होना चाहिए, अधिवक्ता के पद पर होना चाहिए। वह 7 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो, 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तब क्या हो सकता है, वह जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब बात आती है कि अन्य न्यायाधीशों की। आप सब जानते हैं कि कोर्ट्स में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और कैसे करता है। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा, लेकिन जब उसमें परामर्श लिया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश में आप लोगों ने देखा, जिला न्यायाधीश में, कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है उसमें राज्यपाल हाई कोर्ट से परामर्श लेके उसकी नियुक्ति करता है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें राज्यपाल हाई कोर्ट से और राज्य लोक सेवा आयोग से, ठीक, उससे अनुमति लेके फिर उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, बात करेंगे अन्य न्यायाधीशों की। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल महोदय ही करेंगे। लेकिन अलग से पॉइंट बना लेते हैं कि परामर्श किससे लेंगे। परामर्श लेंगे हाई कोर्ट से और
राज्य लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग और हमारा क्या हाई कोर्ट परामर्श देगा इन्हें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, तो इनकी नियुक्ति भी हो गई। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि यह इतना बिना हम लोग जाने इसकी संरचना भी नहीं पढ़ सकते कि न्यायाधीश कौन होता है और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है। आइए अब बात करेंगे हम लोग इसकी संरचना के बारे में। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। संरचना क्या है, एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, उसके माध्यम से समझेंगे, चीजें एक बार में ही सारी क्लियर हो जाएंगी। आप सबको पता है कि भारत के न्याय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वरीयता किसे दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आपका लोअर कोर्ट ही आता है। और लोअर कोर्ट के तहत क्या क्या चीजें हैं हम लोग उसे देखेंगे। इसमें क्या होता है, दीवानी मामले होते हैं और फौजदारी मामले होते हैं, उनको हम लोग अलग अलग करके डिवाइड करके चीजें क्लियर करेंगे। आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय, पहले लिख लेते हैं यहाँ संरचना, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद जितने पॉइंट होंगे सबको अलग अलग समझेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद क्या था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिला न्यायाधीश का न्यायालय या सत्र न्यायालय। अब ये जो हमारा जिला न्यायाधीश का न्यायालय है इसे हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से हैं हमारे? दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष, फर्स्ट और सेकेंड। यह कौन सा है? दीवानी पक्ष। और यह कौन सा है? फौजदारी पक्ष। ठीक, दोनों में हम लोग अभी अंतर भी देखेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। जो हमारा दीवानी पक्ष है इसके तहत क्या आता है हमारा? सबसे पहले अधीनस्थ न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। चीजें क्लियर करते चलिएगा। और इसके बाद क्या आता है? मुंसिफ। इस पर भी बात करेंगे, मुंसिफ कौन होता है, मुंसिफ न्यायालय क्या है। ठीक, दीवानी पक्ष में दो पार्ट, कौन से? अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुंसिफ। अब बात करते हैं फौजदारी पक्ष के बारे में। तो फौजदारी पक्ष में क्या चीजें आती हैं? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का, किसका? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ये मुख्य दंडाधिकारी जो दंड का प्रावधान करते हैं। ठीक, न्याय के तहत जो दंड दिया जाता है उसका प्रावधान करते हैं कौन? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। ये कहां आते हैं? हमारे फौजदारी पक्ष में आते हैं। और इसके बाद क्या आता है हमारा? न्यायिक दंडाधिकारी। क्या? देखिए, मैं आप लोगों को आज एक चीज क्लियर कर दूं। अगर आप लोग वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एनटीपीसी, रेलवे या ग्रुप डी वगैरह जो वैकेंसियां आ रही हैं, तो उसके लिए मैं जितनी पॉलिटी आप लोगों को बता चुका हूं इतना क्या है, एनफ है। इसे आप लोग पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। लेकिन अब ये जो आगे की चीजें आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग क्या देख रहे हैं, स्टेट पीसीएस देख रहे हैं, या क्या कहते हैं उसको, वीडियो की वैकेंसी देख रहे हैं, लेखपाल की देख रहे हैं, तो उसमें क्या करता है कि आगे की चीजें पूछता है। वरना ये सारी चीजें आपके अब यूपीएससी से रिलेटेड आ रही हैं, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड, आईएएस पीसीएस, इसके बारे में यहां से ज्यादातर क्वेश्चन उठाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस छोटे एग्जाम्स में उतना नहीं दी जाती है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग बात करते हैं सबके बारे में अलग अलग। ठीक, उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीजें क्लियर हो रही हो दोस्तों में शेयर करिए आप लोग, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है फ्री ऑफ कास्ट है। जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतने लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ के क्या करेंगे, एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। आइए बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जिला न्यायाधीश क्या वरीयता दी गई है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायाधीश को क्या वरीयता दी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है संरचना के तहत ही है, जिला न्यायाधीश
जिला का सबसे बड़ा न्याय अधिकारी होता है। सबसे बड़ा न्याय अधिकारी होता है कौन? हमारा जिला न्यायाधीश। और यह क्या करता है कि यह दीवानी मामले भी देखता है और फौजदारी मामले भी। अभी आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय था, उसके नीचे दीवानी मामले और फौजदारी मामले थे, ठीक। तो यह दीवानी मामले भी देखता है, फौजदारी मामले भी देता है। इसमें क्या है कि अगर यह दीवानी मामले देख रहा है, अगर यह दीवानी मामले देख रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा? जिला न्यायाधीश। और जब फौजदारी मामले देख रहा है तो इसे सत्र न्यायाधीश बोला जाएगा। कंफ्यूजन यही क्रिएट होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर से रिकॉल करिए, अगर यह दीवानी मामले देख रहा है, दीवानी मामलों पर अपना निर्णय सुना रहा है तो यह क्या बोला जाएगा? जिला न्यायाधीश। अगर यह क्या कर रहा है? फौजदारी मामले पर निर्णय सुना रहा है तो यह सत्र न्यायाधीश बोला जाएगा। इसे हम लोग लिख लेंगे। निर्णय की प्रकृति ऐसे करके लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। सिचुएशन देंगे, सब पॉइंट करके ऐसा एरो बनाएंगे। अगर वह दीवानी मामले सुन रहा है, दीवानी मामले देख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश। और अगर वह क्या देख रहा है? फौजदारी मामले, फौजदारी मामले देखेगा उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। दीवानी, जिला, फौजदारी, सत्र। दीवानी, जिला, फौजदारी, सत्र। ये चीज अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आप लोग मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन अभी से क्लियर हो चुका है, ठीक। क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ है, हर एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अधीनस्थ न्यायाधीश के बारे में, ठीक। जो हमारे अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं, दीवानी याचिका जो होती है, जो दीवानी मामले होते हैं, उनमें उन्हें व्यापक शक्ति दी जाती है। आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि दीवानी पक्ष में थे ये, ठीक है, तो इन्हें हम लोग लिख लेंगे। अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका में व्यापक शक्ति दी जाती है। किसे? अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी मामले में व्यापक शक्ति दी गई है। ठीक है, बात करेंगे इस पे। अधीनस्थ न्यायाधीश जो होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय के क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। जो दीवानी मामले होते हैं, हम लोग डायग्राम में देखे तो एक तरफ फौजदारी मामला था, एक तरफ दीवानी मामला था। तो ये हमारे अधीनस्थ न्यायाधीश दीवानी मामले की तरफ आते हैं, जहां आपका क्या होता है? मुंसिफ होता है, ठीक। तो इनको वरीयता दी गई है दीवानी मामलों पर, ठीक। उसके बाद बात करेंगे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, फौजदारी मामले की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक। मुख्य, ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे क्या करिए? इसे अंडरलाइन कर दीजिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कौन होते हैं? जो दंड का प्रावधान करते हैं। मुख्य तौर पर यही करते हैं। कोई भी दंड होगा, अगर आपने कोई अपराध किया है और उसमें क्या है, आप दंड के भागीदारी होते हैं, आपको सजा के रूप में दंड जो सुनाया जाता है वह उसका निर्धारण कौन करता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है, किस पर दी गई है? फौजदारी मामले देखते हैं। ये हम लोगों ने डायग्राम में देखा था। और ये जो सजा सुनाएंगे वह सजा अधिकतम 3 साल की, 7 साल की है, अधिकतम 7 साल की सजा। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अगर ईयर दे दिया है तो क्वेश्चन बनता है, यहां से आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। यह कौन? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामले देखते हैं और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाते हैं। और जो हमारे और इनके निचले न्यायालय होते हैं, इससे निचला न्यायालय जो होता है वह क्या करता है?
कि वह 3 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता। तो इसे लिख लीजिए, निचली न्यायालय 3 साल, अधिकतम 3 साल की सजा वहां सुना सकता है। ठीक, उम्मीद करता हूं यह चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे अब न्यायालयों के प्रकार के बारे में, लोक अदालत के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं। चीजें एकदम इजी हैं, इजी वे में लेके याद करते रहिए। पहले मैं इसीलिए क्या करता हूं कि एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर चीजें लिखता हूं। तो इससे क्या होता है कि एक बार आप लोगों की माइंड में यह चीज सेट हो जाएगी, तब जब लिखेंगे और वीडियो भी देखते रहेंगे, और जब बाद में क्या करेंगे, एक बार अपना नोट्स पढ़ के फिर से आप लोग वीडियो देखेंगे, चीजें भूलेंगे ही नहीं, वीडियो के थ्रू ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। बात करते हैं हम लोग लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत, ये हमारा जो लोक अदालत है, इसके नाम से क्या तात्पर्य निकल रहा है? देखिए, आप लोग बुक की लैंग्वेज मत जाया करिए। लोक अदालत का मतलब है कि यह क्या होगा, जनता का अदालत होगा। ठीक, जनता क्या करेगी, इसमें अपील करेगी, उसका निर्णय दिया जाएगा और सुनवाई भी होगी। ठीक, इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर समझौते होते हैं। लोक अदालत में ज्यादातर क्या होते हैं, समझौते होते हैं, और यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। पहले इतनी चीजें हम लोग लिखेंगे, फिर बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि सबसे पहला लोक अदालत गुजरात में डाला गया था, कब डाला गया था, सारी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, आइए पहले इसकी विशेषता, यह गांधीवादी दर्शन पर, इस पर बात करूंगा। गांधीवादी दर्शन पर आधारित है ये। क्या होता है इसमें, समझौते होते हैं। गांधीवादी दर्शन का मतलब यह है कि जो प्रक्रिया गांधी जी की थी, जो नीति गांधी जी अप्लाई करते थे अपने लिए, लोगों के लिए, वही नीति यह अप्लाई करता है। गांधीवादी दर्शन इसी को बोला ही जाता है। दर्शन का मतलब है क्या, साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है कि दर्शन मतलब कि प्रेरित करना किसी चीज की तरफ। तो गांधीवादी 2 वर्ड आप लोग अलग अलग करिए। गांधीवाद, गांधीवाद का मतलब है, जैसे आप लोग क्या कहते हैं कि राजनीतिवाद, ठीक, उत्प्रेरकवाद। तो वाद का मतलब यह होगा कि वही चीज, उसी के बारे में बात करेंगे। तो गांधी जी की जो रूल और रेगुलेशन थे, उसी नीति पर चलता है कौन, हमारा लोक अदालत चलता है, समझौते होते हैं। अब बात करेंगे कि इसका जो पहला था, ठीक है, पहला लोक अदालत कहां स्थापित किया गया था? पहला लोक अदालत गुजरात में। पहला लोक अदालत कहां स्थापित किया गया था? हमारा गुजरात में स्थापित किया गया था। कब? 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे कि इसे वैधानिक दर्जा कब मिला। देखिए, कोई भी अदालत अगर छोटा अदालत बनाया जा रहा है, चाहे जिला न्यायालय ही हो, तो उसे देखना पड़ता है कि उसे संविधान के तहत दर्जा दिया गया है कि नहीं, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। तो उसके लिए क्या होता है कि वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। और जो वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, किसके तहत किया जाता है? कोई ना कोई संशोधन होता है या अधिनियम आता है, उसके तहत इसे इंक्लूड करके क्या करते हैं कि वैधानिक दर्जा प्रदान कर देते हैं। आइए बात करेंगे इसके वैधानिक दर्जा के बारे में। वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था। वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक, वैधानिक दर्जा, वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इसे क्या किया गया? वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और यह अधिनियम कब आया? 1986 में जो अधिनियम आया था, उसी के तहत क्या हुआ था? 87 के तहत इसे वैधानिक, 1982 में यह स्थापित हुआ, 1987 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है मैं रिपीट कर देता हूं, हाईलाइट भी कर देता हूं। आप लोग क्या किया करिए,
अपने पेन से भी हाईलाइट कर लिया करिए। नोट्स बनाते समय कम से कम 3 कलर की पेन जरूर रखिए आप लोग, क्योंकि पॉइंट, सब पॉइंट, हेडिंग्स वगैरह और मैटर वगैरह अलग अलग पेन से अगर लिखेंगे तो नोट्स का मतलब ये देखिए, नोट्स बनाने का क्या होता है ना कि एक अलग पर्पस होता है। नोट्स का मतलब है कि चीजें तो बुक में भी लिखी हैं, नोट्स आप खोलो तो ऐसा बना के रखो उसे कि पढ़ने का मन करे। रफ कॉपी की तरह आप एक पेन उठाए, सारी चीजें लिखते, लोक अदालत, गांधीवादी दर्शन, समझौता, पहला लोग, ऐसे लिखते चले गए, चीजें क्या होगी, क्लियर नहीं होंगी। अगर आप लोगों को क्या करना है, नोट्स अगर सही तरीके से नोट्स का मतलब समझना है तो उसे अट्रैक्टिव बनाइए कि नोट्स खोलिए तो पढ़ने का मन करे। अट्रैक्टिव कब होगा, जब उसमें क्या होगा, आप ढेर सारी पेनों का यूज करेंगे। ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं, 2-3 पेन की, ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में लिखते रहिए। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें क्या करिए, अदर कलर की पेन लीजिए और लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे आप नोट्स खोलेंगे, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स पढ़ने का भी, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने हाईलाइट किया है वो क्या होगा, आपको पहले दिख जाएगा। हाईलाइट इसीलिए की जाती है चीजें, ठीक है। वैधानिक दर्जा हम लोगों ने प्रदान किया, अब इसे शक्तियां देखेंगे। तो शक्ति का मतलब क्या है कि जो सिविल कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई है, जो शक्तियां सिविल कोर्ट को प्रदान की गई है वही शक्तियां किसी लोक अदालत को भी प्रदान की गई है। सिविल कोर्ट की शक्तियां, लोक अदालत को भी सिविल कोर्ट ही बोलते हैं, ठीक, सिविल कोर्ट से ही बोलते हैं इसे, लोक अदालत को भी। इसके लिए प्रावधान किया गया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कौन सा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था यह कब आया था, 1908 का। इसी के तहत क्या किया गया है कि इसे शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि इसमें जो वाद होगा, इसका जो निर्णय होगा, किसी भी न्यायालय में इस पर क्या नहीं किया जा सकता, इस पर कोई याचिका नहीं डाली जा सकती। किसी भी न्यायालय में आप इसके लिए क्या कहते हैं, इसके अविरुद्ध जाके आप क्या अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप इसमें चीजें नहीं, जैसे कि कोई भी निर्णय यहां सुना है तो इसका निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा, आप कहीं भी इसे क्या चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो पॉइंट क्या है, किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं, किसी भी न्यायालय में अपील नहीं। किस बारे में, लोक अदालत के विरुद्ध में किसी भी न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, कि कोई अदालती फीस नहीं लगती। अदालती फीस नहीं लगती है इसके तहत। मतलब अदालत में अगर आपकी सुनवाई हो रही है और आपका केस वहां चल रहा है तो अदालत की भी कुछ क्या होती है, फीस होती है, उसे आपको पेड करना पड़ता है। लेकिन लोक अदालत में अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है या कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी फीस नहीं लगेगी, ठीक। तो ये क्या है कि ये आम जनता के लिए है। तो आम जनता को इससे क्या होता है, फायदा होता है। जो आम जनता क्या करती है, न्याय तक पहुंच सकती है एकदम इजी वे में। तो इसीलिए लोक अदालत बनाया गया। तो लोक अदालत से संबंधित इतने सारे फैक्ट थे, हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे स्थायी लोक अदालत के बारे में। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा और आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब बात होगी हमारे स्थायी लोक अदालत की। स्थायी लोक अदालत की सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, गठन देखेंगे, उसका गठन कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, बस वहां से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। हर वीडियो में बोलता हूं जो चीज एग्जाम में पूछता है मैं सिर्फ वही बताता हूं आप लोगों को, ठीक। तो आप लोग गौर करके चीजें देखा करिए, बस एकदम फोकस करके कि चीजें वीडियो में ही क्लियर हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आइए बात करते हैं स्थायी लोक अदालत। जो स्थायी लोक अदालत है इसका गठन कैसे किया गया था, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1986 को क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। इसे संशोधित करके 2008 में क्या किया गया, स्थायी लोक अदालत का नाम दिया गया, ठीक। वही हम लोग लिखेंगे, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम
अधिनियम कब का है यह? 1987 का, 1987 में संशोधन या फिर ये कह सकते हैं बदलाव करके कब यहां किया गया? 2012 में। 2012 में स्थानांतरित कर दिया गया। किसके रूप में? स्थायी लोक अदालत के रूप में। स्थायी लोक अदालत का मतलब है कि यह पूरी तरह से स्थायी होती है। इसका जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, किसी भी कोर्ट में आप इसकी क्या नहीं कर सकते? याचिका दायर नहीं कर सकते। इसके मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता, केवल स्थायी लोक अदालत ही करेगी। तो स्थायी लोक अदालत से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने लिख लिया। अब बात आती है किसकी? जो हम सबके साथ होता है, हमारा परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय के बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। आइए, जुकाम परेशान कर दी है, ठंड बढ़ गई है, आप लोग भी स्वेटर वेटर निकाल लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। पढ़ाई अगर करनी है तो सबसे पहले हमें क्या होना होगा? स्वस्थ होना होगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी माइंड भी अच्छी तरीके से वर्क करती है। ठीक, आइए परिवार न्यायालय की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये क्या होगा ना, एक एक व्यक्ति से जुड़ा होगा। परिवार न्यायालय, बात करेंगे परिवार न्यायालय के बारे में। जो हमारा परिवार न्यायालय है यह किसके तहत क्या हुआ? गठित किया गया था। तो वह किया गया था किसके तहत? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। आइए बात करते हैं परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत इसे क्या किया गया था? अधिकार दिया गया था। किस किस चीज के लिए? यह अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, अधिकार के बारे में। अधिकार कौन कौन से है? पहला, विवाह संबंधित अधिकार। ठीक, दूसरा पारिवारिक मामले किसके तहत देखा जाता है? परिवार न्यायालय के तहत देखा जाता है। और राज्य सरकार द्वारा परिवार न्यायालय का गठन करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार को चाहिए कि जिस नगर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख जनसंख्या है, वहां परिवार न्यायालय का गठन कर देना चाहिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर न्यायालय का गठन बाध्य है। ठीक, न्यायालय का गठन बाध्य है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर न्यायालय का गठन होना बाध्य है। तो इसे आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। उसके बाद आता है जो इसमें परिवार होता है, जिसका न्यायालय में कोर्ट चलता है मुकदमा, परिवार वकील या अधिवक्ता नहीं रख सकता। ठीक, वह खुद बात करेगा, नहीं रख सकता। यह पॉइंट हमारा निकल के आ गया। केवल अपीलीय अधिकार इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा परिवार न्यायालय यह केवल अपीलीय अधिकार देता है, कोई निर्णय की बात नहीं करता कि हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। केवल अपीलीय अधिकार देता है, वो भी कहां? हाई कोर्ट में। कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ गलत हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। यह प्रावधान करता है कौन? हमारा परिवार न्यायालय। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट थे परिवार न्यायालय से। हम लोग बात करेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में। आइए बात करते हैं। जो हमारा ग्राम न्यायालय है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय का गठन देखेंगे। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को ठीक प्रावधान किया गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम
2008। जो देखिए ग्राम न्यायालय का मतलब क्या होता है, पहले इसे लिख लेते फिर बात करें। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है कि अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना आपको करनी है तो इस अधिनियम के तहत आपके प्रावधान दिया गया। ग्राम न्यायालय का मतलब यह होता है कि इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वह एक ग्राम में सीमित होता है, एक गांव में सीमित होता है, ठीक, जैसे आपकी पंचायतें वगैरह होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के विधि आयोग ने इसके गठन के बारे में बात की थी। इसके गठन के बारे में भारत के विधि न्यायालय ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में जो 114वीं रिपोर्ट जो थी इसमें इसकी बात की थी। पहले देख लेंगे कि 114वीं रिपोर्ट किससे संबंधित थी। भारत के विधि न्यायालय ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में जो ग्राम न्यायालय से संबंधित थी न्यायालय के गठन की बात की, ठीक। न्यायालय के गठन की बात की थी किसने? भारत के विधि आयोग ने, ठीक। भारत के विधि आयोग ने, न्यायालय नहीं आयोग है, माफ करिएगा, भारत के विधि आयोग ने, भारत के विधि आयोग ने 114वीं रिपोर्ट में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी की बता रहा हूं बात में। विधि आयोग ने 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की क्या की थी? गठन की बात की थी। तो ग्राम न्यायालय से 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा पॉइंट आता है कि यह जो स्थापना की गई किस लिए की गई? सस्ता और समुचित न्याय मिले, किसे? लोगों को, ठीक, आम जनता को सस्ता और समुचित न्याय मिले, इसलिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था विधि आयोग के तहत कर दी गई। अब बात आती है किसकी? यह प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा, जितनी पंचायतें हैं सबके लिए। यह प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना जरूरी है, यह अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की जो अदालत होगी, नियुक्ति हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार करेगी। दंडाधिकारी की नियुक्ति होती है यहाँ प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक। और जो नियुक्ति होगी कौन करेगा? हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार करेगी। हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार करेगी। किसकी? प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की नियुक्ति यह करेगी। देखिए, जो हमारा ग्राम न्यायालय होता है उसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी होता है, और इसकी जो नियुक्ति होती है हाई कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ग्राम न्यायालय से इंपॉर्टेंट क्या था? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। 2008 का जो अधिनियम है यह क्या करता है? निचले न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। किसे? न्यायालय को। और यह इंपॉर्टेंट है कि इसका गठन कैसे किया गया?
तो विधि आयोग के 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय के बारे में बात की गई थी। उसी के तहत विधि आयोग ने यह बात की कि एक ग्राम न्यायालय का भी क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ग्राम न्यायालय का गठन किसने किया? विधि आयोग ने। इसके बारे में बात कब की, इसकी अनुशंसा कब आई? वह आई 114वीं रिपोर्ट में। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने वीडियो हैं आप लोग देख चुके होंगे। जो लोग नए हो वो क्या करें कि प्ले लिस्ट में जाएं और आपको सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी मिलेगी, उसमें भी आपको 15 से 20 लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी मिलेगी, उसमें भी उतने ही लेक्चर मिलेंगे। वो दोनों सब्जेक्ट आपके पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुए हैं, अभी 50% उनका हम लोग कवर किए हैं। उसके बाद काफी लोग का कमेंट्स आ रहा था कि सर पॉलिटी बताइए, तो हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी। पॉलिटी में भी धीरे धीरे अगर हम लोग देखें तो आई थिंक 35+ लेक्चर हो चुके हैं, 40 के करीब होने वाले हैं। तो पॉलिटी हमारा वनडे एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब ये जो बात आगे हो रही है यह हमारे एसएससी, सीजीएल, बैंक, वीडियो और आपका जो समीक्षा अधिकारी या स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या काफी इंफॉर्मेटिव है। यहाँ से आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही हैं, आप लोगों का प्यार मिल ही रहा है। कमेंट देख के काफी अच्छी सुख की अनुभूति होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और स्टडी विद आशु चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का आभार।